मोदी की एक कॉल के बाद ट्रंप झुक गए और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। यानी अब भारत और अमेरिका के बीच दोस्त और कारोबार का नया दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के साथ इस डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। इस समय दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग हो रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में एनडीए सांसदों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देख लीजिए। गर्मजोशी इस बैठक में साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब करने के लिए या अमेरिका को झुकाने के लिए कोई भी लाग लपेट भारत की तरफ से नहीं किया गया। भारत ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, यूएस आर्म्स को नहीं खरीदा, हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। उस वक्त जब अमेरिका बार बार हमें प्रेशर कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि रशिया से ऑयल लेना बंद करें और इसके लिए हमें 25% की अतिरिक्त पेनल्टी हम पर लगा दी गई थी, वो भी हमने नहीं किया। वंदे मातरम की गूंज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। एनडीए सांसदों ने फूलों का हार पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। और ये स्वागत क्यों किया गया है? क्योंकि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे थे। ट्रंप के मनमानी तरीकों पर हमने लगाम लगाई है और ट्रंप जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे उसे भारत ने कबूल नहीं किया और आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ा। इस डील के बाद शेयर बाजार से लेकर रुपए की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 119 पैसे का उछाल हुआ है। $1 की कीमत अब 90.30 पैसे हो गई है। तो बाजार पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ ही साथ रुपए भी मजबूत हो रहा है, उस पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। 119 पैसा उछाल हमें रुपए में देखने को मिल रहा है। 90.30 पैसे $1 की जो कीमत है वो हो गई है। तो ये सबसे बड़ा असर है, मार्केट पर भी पड़ रहा है और इसके साथ साथ जो रुपया है वो भी मजबूत हो रहा है। इसके अलावा आपको बताएं और क्या इंपैक्ट हो रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का बड़ा असर सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ रहा है। सोने की कीमत 7,000 प्रति 10 ग्राम बढ़ गई है। चांदी की कीमत 23,000 प्रति किलो बढ़ गई है। तो अभी जिस तरीके से सोने चांदी का मार्केट धड़ाम हो गया था, अब वो फिर से रिवाइव कर रहा है और सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये सब कुछ, जितने भी सकारात्मक चेंजेस आप देख रहे हैं, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, वो क्रैक होने के बाद ये जो सकारात्मक असर है वो मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए भारत ने कोई एक्स्ट्रा जतन नहीं किए या प्लीज नहीं किया है अमेरिका को। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका को प्लीज नहीं किया है। ट्रंप बार बार दबाने झुकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है। भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। भारत अपने हितों को साधना जानता है। अगर आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे, अगर आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, तो हमें और विकल्पों को तलाशना आता है। और उसमें मील का पत्थर साबित हुई है ईयू के साथ हमारी जो डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप को झुकना पड़ा है। ट्रंप को टैरिफ जो है वो कम करना पड़ा है। आपको याद दिला दें, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार ट्रंप पाकिस्तान और भारत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बार बार ये बता रहे थे कि कैसे अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाया है, लेकिन भारत ने वहां भी कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी, अपना एक तटस्थ जो स्टैंड है वो कायम रखा, जिससे अमेरिका को हम बोलकर नहीं, हम करके बताएंगे कि हम क्या हैं और हम अपने हितों को साधना कैसे जानते हैं। और
जिस तरीके का सकारात्मक चेंज हम अंशु जी इस वक्त देख रहे हैं, उसे सीधे तौर पर हम यही कहें कि ये जो ट्रेड डील है जो काफी वक्त से रुकी हुई थी, जिसको लेकर इतनी सारी बयानबाजी, बीच में कड़वाहट आ रही थी, धमकी भी आ रही थी, दबाने की कोशिश थी, वो सब खत्म और अब मार्केट भी रिवाइव कर रहा है। निश्चित तौर पर इस सुखद खबर के साथ न सिर्फ मार्केट रिवाइव कर रहा है, हम इस बात को समझे प्राची कि अब ये हमारे लिए ना इट इज़ आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि जब हम पर टैरिफ्स लगे थे तब ऐसी स्थिति थी कि हमारे लेबर सेंसिटिव मार्केट्स का क्या होगा, जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ था उसका क्या होगा। हमने तुरंत, मैंने कहा, 40 देशों को आउटरीच करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स अपने यहाँ बढ़ाने शुरू किए, FDIs को हमने इन्वाइट किया और हमने FTAs करने शुरू किए। तो EU के साथ अभी जो हमने ये FTA किया, इसमें 180 बिलियन USD का अभी हमारा सर्विसेज और गुड्स दोनों का मिलाकर व्यापार EU के 27 सदस्य देशों के साथ है। इसको अगले 5 से 7 वर्षों में बढ़ाकर डबल करने की बात इस FTA में है। तो इससे होगा क्या कि अगले कुछ वर्षों में हमने ये टारगेट किया, हम ये मान के नहीं चल रहे थे कि अमेरिका के साथ डील का क्या होगा, हम इस FTA पे फोकस कर रहे थे और जो ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के हवाले से इंपैक्ट हुआ उसको पूरा करने के लिए हमने ये टारगेट्स रखे, ताकि ये जो ट्रेड सरप्लस है अब हम EU के सदस्य देशों के साथ अर्जित कर सकें और ये हम 100 बिलियन USD के आसपास अगले 3 वर्षों में बना पाएंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट हमने पहले ही प्राप्त कर ली। अरब लीग के नेशंस के साथ हमने जो बात की 31 जनवरी को, उसमें हमने 2030 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा करके 500 बिलियन USD करने की बात की है और एक सशक्त इकोनॉमी हमने मेंटेन रखी टैरिफ के बावजूद। एक क्वार्टर में हमारी 7.2% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, दूसरे क्वार्टर में 8.2% की रिकॉर्ड ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। अभी स्टेबल ग्रोथ हमारी 6.7% की और हमारा जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितनी सशक्त इकोनॉमी है। तो ट्रंप आए कहें कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, उसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने अपनी एक्शन से दिया है प्राची, और वो दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि वैश्विक जगत के दूसरे जो ऑप्टिक्स बदल रहे हैं, इस पे भी बात करूंगी, और भारत के जो पॉजिटिव एक्शंस रहे, हमने जो चुप रहकर मौन का एक्शंस के माध्यम से हमने जो जवाब दिया, वो हमें अब उसके परिणाम आते हुए दिखाई पड़ रहे। भाई, ट्रंप जो दादागिरी कर रहे थे, पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहे थे, खासकर भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप को ये समझ में आ गया कि ये भारत देश है, यहाँ के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर आप दादागिरी करने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी तरफ पलटकर भी नहीं देखेंगे। और ये भारत ने बताया। वो आप वक्त याद करिए जब G7 के बाद अमेरिका ने इन्विटेशन दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री उस इन्विटेशन को स्वीकार प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, वो नहीं गए थे अमेरिका और छोटे देशों का दौरा उन्होंने किया था। तो यहां भारत ने समय समय पर यह बताया है कि हम अपने हितों को लेकर बड़े सजग हैं। हम पहले अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे, पहले अपने स्टैंड के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसका हम जवाब देंगे। और उसका नतीजा रुपेंद्र जी हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था, उसको झुकना पड़ा। क्या समझ में आ रहा है आपको? ट्रंप जिनका दिमाग पढ़ना, जिनकी बातों को समझना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है, एकाएक ऐसा क्या समझ में आया ट्रंप को कि उन्हें झुकना पड़ गया, खुद ऐलान करना पड़ गया, बताना पड़ गया कि कितने पावरफुल लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? थैंक यू। एकाएक नहीं आया उसके जहन में, उसको पता है भारत का वजन क्या है, भारत की इकोनॉमी क्या है, भारत की आबादी दुनिया के सबसे बड़ा हम देश है, राइट। तो फिलहाल जो ये चल रहा था मामला, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, यूक्रेन युद्ध को लेकर भी, रशिया ऑयल को लेकर भी, मल्टीपल चीजों के कारण ट्रंप ने ये रवैया हमारे साथ अपनाया, ट्रेड में लेकर के, टैरिफ्स में लेकर, राइट। अब जो ट्रंप ने अपना ये डिसीजन दिया है फिलहाल, या है जो आगे जाना वाला, तो डेफिनेटली ये आई थिंक बहुत अच्छा कंफर्ट है देश के लिए, बहुत अच्छी। बार बार आई थिंक सभी कह रहे हैं, अंशु जी भी कहती है, जैसे इन्होंने वर्ड यूज करा स्ट्रेटेजिक साइलेंस, बिल्कुल सही। अपना संयम रखो, अपना बैलेंस रखो। इनफैक्ट दुनिया में भारत का आवाज इसीलिए तो सुनी जाती है, हम मिडिल पाथ पे चलने वाले देश हैं, हम बुद्ध टैगोर का देश है, स्वामी विवेकानंद के देश है। इस समय दुनिया के जितने लीडर्स जो भी बात कर रहे हैं, हम देखिए कोई भी मिडिल पाथ या शांति की बात नहीं कर रहा है भारत के अलावा बड़े देशों में। सब देश इस समय अपनी मसल मैं बड़ा या तू बड़ा पे चले हुए हैं, राइट। तो अगले 3 साल भी ट्रंप रहेंगे तो उथल पुथल बहुत और आएंगे, बट फिलहाल के लिए ट्रेड के हिसाब से बड़ा अच्छा है। मैं एक पॉइंट आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, कम बैक। देखिए, ये तो देश के बाहर हो रहा है, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी, इतनी मेहनत कर करके, इतनी बातें सुन सुन करके भी हम अपने एम पे लगे रहे। हमें अपने देश के अंदर भी कुछ चीजें करनी है जो हम कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस वगैरह इत्यादि। उसके अलावा मेरा ये मानना और कहना है कि 1 साल के लिए भारत में जियोपॉलिटिकल इमरजेंसी समझते हुए हफ्ते में 5 की बजाय 6 दिन वर्किंग वीक बना दीजिए। 1 साल के लिए कह रहा हूं मैं केवल,
मैं मानता हूं कि इसमें बहुत लोग कहेंगे कि जो ऑलरेडी हम 5 कर रहे हैं, छठा दिन, मेंटल हेल्थ इत्यादि इत्यादि, बड़ी चीजें हैं। बट यू सी द पॉइंट इज, अगर हम हफ्ते में 6 दिन काम करें, 1 साल के लिए हमारी जीडीपी 2% बढ़ेगी। हमें अपने देश की कैरेक्टर जानबाजी भी दिखानी है। कोरिया, जापान, मलेशिया, ये ताइवान, ये देश ऐसे नहीं बने, मेहनत करके बढ़े हैं। तो हमें भी अब देश को पास अच्छी खबर है, अच्छा मौका है, दिल लगा करके, लगन के साथ 1 साल के लिए मेहनत हम करके दिखा दें दुनिया को और अपने को भी कि वी कैन राइज टू द ओकेजन। क्योंकि ये तो अभी है, पर आने वाली दुनिया ऐसे माहौल में जा रही है, कुछ पता नहीं कहां हवा का झोंका किधर आएगा इत्यादि, राइट। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं हमें सर। अपनी कैपेसिटी, आत्मनिर्भरता हम जो बात करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सब में, बट बेसिक आत्मनिर्भरता अगर हम दुनिया को दिखाएं, इन एडिशन कि हम मेहनत भी कर सकते हैं, करते हैं ऑलरेडी इनफैक्ट, बट हमारा नेशनल कैरेक्टर है कि हम सारे भारतीय एक और होकर सर, हम के कर भी रहे हैं। आगे। अभी जो जीडीपी में जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमारी इकोनॉमी जिस पर तरीके 1.5% और हो rise कर जाएगी रही है। आपकी, 2% और बढ़ाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, गुंजाइश तो हमेशा गुंजाइश है, क्यों नहीं गुंजाइश बढ़ाओ? तो हमेशा है। और Yes. जब भारत जैसा देश है तो हमेशा हम सकारात्मक अप्रोच की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी चलिए हमने इतना बढ़ाया 2%, इसमें और इजाफा कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि अच्छे अच्छे देशों को हमारे सामने झुकना पड़ता है, जैसा अमेरिका ने करके दिखाया है। लेकिन अभी जिस तरीके का घटनाक्रम प्रोफेसर संदीप जी रहा है, वो घटनाक्रम तो यही बता रहा है कि ट्रंप ने हर एक हथकंडा अपनाया, और उस हथकंडे की वजह से ट्रंप को यह समझ में आने लगा कि वो भी अलग थलग पड़ सकते हैं। जिन्हें पिट्ठू देश अमेरिका का कहा जाता है, उन देशों की बात करें तो उनमें भी उथल पुथल थी ना। वो भी भारत की तरफ देख रहे थे, वो भी भारत की तरफ टकटकी लगाए सकारात्मक नजर से देख रहे थे। ईयू का डील क्रैक कर लेना, ये सब कुछ बता रहा था ट्रंप को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सही मौका है, भारत जैसे बड़े प्लेयर को अपने साथ रख लो, यही आपके हितों को साध सकता है। देखिए, ट्रंप ने भारत को बहुत नर्वस किया है। मैं देखूं जून से लेकर अभी तक 6 महीनों में बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश किया गया है। और मैं वो स्टेटमेंट मुझे अभी भी नहीं भूल रहा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का, हावर्ड लुटनिक का, कि उसने कहा कि ये फ्राइडे ये डेडलाइन है, और यदि इफ मोदी रिफ्यूज टू कॉल टू ट्रंप तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वो डिक्टेशन था जो मुझे लगता था ये दुनिया में एक ऐसा एक मास्टरी और एक ऐसा कॉलोनियल माइंडसेट था। मुझे लगता है कि ये एक अवसर था, कल का वो दिन था इतिहास में जब ये एग्रीमेंट हुआ, और स्पेशली जब बात हुई। और बात कौन किया? आप तो इनवाइट कर रहे थे कि हमें बात करना चाहिए, लेकिन बात कौन किया बाद में? ट्रंप ने फोन किया, और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। हमने तो सिर्फ यही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई और हमारा जो मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है आगे अच्छा चला जाएगा। लेकिन यहां पर एक मैसेज छिपा हुआ। उन्होंने कहा कि फिर से वही बातें की कि इंडिया क्या करेगा, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, वेनेजुएला से लेगा। इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा ऑफिशियली, हमने कतई ये नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। हम उस समय नहीं बोले जब पूरा यूरोपियन कंट्री, पूरा ईयू, आदरणीय विदेश मंत्री जी को स्लोवाकिया के मुन बोला था कि व्हाट इज योर स्टैंड। अब भारत खड़ा कहां है? भारत उस समय, जब उस समय तो ट्रंप ही नहीं आए थे, ट्रंप आने के पहले हमने वहां भी बोला था कि इंडिया इज इंटाइटल्ड टू हैव इट्स ओन चॉइस। और ये छोटे देशों को, मिडिल पावर कनाडा जैसे देशों के लिए सीख है कि आपकी ताकत मानते हैं कि अमेरिका जैसे ना हो, लेकिन यदि आप में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है और आप में डिप्लोमेटिक मैन्यूवर करने की क्षमता है और आप पे लीडरशिप पर आप पर भरोसा है और यदि आप डिटरमिन है और आपके फिलॉसफी पर भरोसा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पर, तो ट्रंप जैसा आदमी झुकता है। आज मैं सवाल कर रहा हूं कि आखिर व्हाइट हाउस में बैठा कौन है? पीटर नवारो कहां गया? ट्रेड एडवाइजर, वो ट्रेड एडवाइजर था, वो बार बार भारत को धमकी दे रहा था। वो इसलिए धमकी दे रहा था, प्राची जी मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा जी। 2023 से और अभी तक का जो घटनाएं हुई है वो अमेरिका को बहुत परेशान किया है, और 25 के बाद से जब ट्रंप आया तो और ज्यादा। कैसे? अभी आप जोहान्सबर्ग में देखिए, जब G20 की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भारत, वहां पर क्या किया गया? ट्रंप बोले हम नहीं आएंगे। उनको लगा कि हम नहीं जाएंगे तो G20 फेल हो जाएगी, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए और बहुत अच्छे से तरीके से भारत को वो सेंटर स्टेज मिलता है। ये वही भारत है जो G20 में 21 बनाया अफ्रीकन यूनियन को, और कहा जब भारत में हमने इसको होस्ट किया था। तो
अमेरिका को ये बात का एहसास हो चुका है कि जैसे उसने दुनिया को कॉर्नर किया, भारत उसको लीडरशिप देने के लिए तैयार हो गया। और भारत में जैसे अभी रोहित सर कह रहे थे कि हमारे अंदर हमें तैयार होना पड़ेगा कि अभी और उत्साहित नहीं होना पड़ेगा ज्यादा, कि हो सकता है यही ट्रंप कल के डेट में आकर के कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दे। ट्रंप तो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन भारत कम से कम ये बताने में काबिल है पूरी दुनिया को, वो कितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो, वो कितना भी दादागिरी करें, वो कितनी भी मनमानी करें, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वही कायम रहेगा। भारत ये बताएगा कि दुनिया में भारत की जगह क्या है, और अमेरिका नहीं तो फिर क्या ऑप्शंस भारत के लिए हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिसका इंपैक्ट बाजार पर दिख रहा है। लेकिन टैरिफ कम होने से जिन जिन सेक्टर को फायदा होगा वो मैं आपको बता देती हूं। उसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवियर, झींगा मछली, मरीन प्रोडक्ट्स, कालीन, केमिकल्स, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं, जिससे फायदा होगा। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें भारत को जो है वो फायदा होगा, ये जो टैरिफ कम अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। इन सेक्टर्स के बारे में भी अगर बात करें तो ये जो ट्रेड डील है, अभी तो इस ट्रेड डील का विस्तार से चर्चा आनी बाकी है, क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं अंशु जी, लेकिन आप क्या समझ रही हैं, ये जो हम सेक्टर्स बता रहे हैं इनके अलावा इस ट्रेड डील में ऐसा क्या होगा जिससे भारत को फायदा मिलेगा? अभी तो हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके क्या नंबर्स और क्या फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन मोटा मोटे जब हम इस ट्रेड डील को देखते हैं तो ये डील उसी फ्रेमवर्क पे होगी जिस फ्रेमवर्क पर हमने ईयू के साथ या यूनाइटेड किंगडम के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूएई के साथ एफटीएज किए हैं। तो हम समझें कि पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो मैं ये साझा करना चाहती हूँ कि अपने फिशरमैन, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ईयू के बार बार दबाव बनाए जाने पर भी हमने वो मार्केट या वो सेक्टर नहीं खोला। इस ट्रेड डील में अमेरिका के साथ भी ये एक इरिटेंट का काम कर रहा था, पर मुझे लगता है कि ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि भारत अपने इन हितधारकों के हित का किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगा, तो ये फायदे में रहेंगे। दूसरा, हमारे ऊपर जब प्यूनिटिव मेजर्स लगे थे तो हमारे जो ये लेबर सेंसिटिव एमएसएमई वाले एरियाज है ना प्राची, इन पर हमने थोड़ा सा इंपैक्ट आते हुए देखा, और यही कारण था कि हमने तुरंत 40 देशों को आउटरीच करना शुरू किया ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें, और वो हमने किया भी। तो एक मिनिमल इंपैक्ट हमने फेस किया, लेकिन अब ये फिर चेरी या आइसिंग ऑन द केक। तो अब इस ट्रेड डील के माध्यम से मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में ट्रेड बैरियर्स पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। तो हमारे जो ये एमएसएमई, कलाकार या वो लघु उद्योग जो लेबर सेंसिटिव हैं, उनको हम सीधा सीधा फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े बिंदु इस ट्रेड डील में अवश्य होंगे, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हमने बीते कुछ वर्षों में अपने स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को, सुरक्षा का जो सेक्टर है उसको अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से हम एक अगले स्तर पर लेकर के जा पाने में कामयाब हुए थे। तो ये भी हम देखते हुए देखेंगे हम इसको। और दूसरी तरफ हम अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करते हुए देख सकते हैं, और यहां मुझे लगता है कि अमेरिका को भी कुछ फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्राची आखिरकार जब ट्रेड डील होती है तो एक विन विन सिचुएशन में होती है, और ट्रंप बहुत अच्छे से बीते कुछ समय में समझ चुके हैं कि यदि भारत के साथ नहीं जाएगा तो अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा। मैं वैश्विक राजनीति की बात करूं, कनाडा जो है अभी तक यूएस के परचम तले हमने देखा, अब माइक कार्ने कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो भारत आना चाहता हूं, भारत को सहयोगी देश के रूप में देखता हूं। ईयू के देशों ने एफटीए किया भारत के साथ। यूरोप के देश जो अमेरिका का एक अभिन्न अंग थे, मैं कहूं एक नाटो पार्टनरशिप में हम किसको देखते हैं? यूरोप को देखते हैं। वो डिसरप्ट हो गया। ईयू अब किसकी तरफ देख रहा है? चाइना की तरफ देख नहीं सकता, चाइना पर उसे भरोसा नहीं है, तो ईयू भी अब भारत की तरफ देख रहा है। ये क्यों हुआ? ये क्या कैसे समझ में आया कि ईयू के जो देश हैं या फिर जो पिट्ठू देश हम अमेरिका के कहते हैं, उनमें जो उथल पुथल थी वो भारत की तरफ देख रहे थे, या मैं कहूं वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर जो बातें चल रही थी, क्या ये तमाम वजह है कि ट्रंप से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लूज होने लगा और भारत की तरफ वो देखने लगे? ये इतना अच्छा आपने बिंदु जोड़ा, मैं इसी पर आगे कुछ फैक्ट साझा करना चाहती हूं। बीते कुछ महीनों में ट्रंप ने क्या किया? पहले जाके पश्चिम एशिया में इंगेज हुए, फिर डिक्लेरेशंस की मैं वॉर्स रुकवा रहा हूं, रुकवा नहीं पाए। अभी लेटेस्ट पुतिन ने जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है मैं आपकी सुरक्षा का पूरी गारंटी देता हूं, इंतजाम करूंगा, आप आइए हम बायलैटरली बात करें, युद्ध का अंत खोजें। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों पर कही है कि भैया दोनों बैठो तब जाके युद्ध का अंत होगा, वो होते हुए दिख पड़ रहा है। कनाडा
और भारत के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का खराब चैप्टर शुरू हुआ था जब ट्रूडो थे, वो हमने खत्म होते हुए देखा तब जबकि माइक कार्ने आए। और दूसरी तरफ अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया, अपने झंडे का पार्ट कनाडा को बताना शुरू कर दिया। आप देखिए वेनेजुएला में जाकर उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, संप्रभुता को चुनौती देते हुए मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके वो अमेरिका ले आए, एंड सो मच सो कि अपने आप को वेनेजुएला का उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। दूसरे देशों में इससे एक भय फैला कि अमेरिका भी चीन की तरह दूसरे देशों में जाके उनकी टेरिटरी पर अटैक कर सकता है। ग्रीनलैंड को, वेनेजुएला को, कनाडा को अपने झंडे का हिस्सा दिखा रहे हैं ट्रंप, तो दूसरे देशों में खलबली मचनी स्वाभाविक थी। अब इन तमाम देशों ने जब पलट के कूटनीतिक स्तर पर देखा तो चीन पर विश्वास कर नहीं सकते, अमेरिका ने विश्वास गंवा दिया, तो फिर उन्होंने भारत की तरफ देखा जो वैश्विक शक्ति के रूप में, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ वैश्विक पटल पर लगातार आगे बढ़ रहा है। यही कारण है प्राची कि आज हम ट्रंप को झुकते हुए देख रहे हैं, घुटनों पर आता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें अभी तो ट्रंप की भाषा को डिकोड करने की कोशिश हमारे देश का विपक्ष कर रहा है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जो टीम है हमारी, जो कोर टीम है, उस पर मैं बात कर लेना चाह रही हूं, जिसमें हमने पीयूष गोयल को लेकर चर्चा की, लेकिन एक और अहम प्लेयर हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी भूमिका पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन पर भी तमाम तरीके के दबाव बनाने की कोशिश थी। यहां से अपना राजनीतिक प्रेशर तो था ही था, आप जो वैश्विक प्रेशर है उसकी भी बात कर सकते हैं, उनको लेकर भी अलग अलग तरीके की बयानबाजी थी। रुपेंद्र सर, उनकी भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी डील में, या कितना इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने प्ले किया है? डेफिनेटली जो एरो का जो टिप है वो तो मिनिस्टर जयशंकर थे। मोदी जी तो मतलब चेयरमैन है ना, तो मोदी जी तो नहीं करेंगे, तो जो ट्रेंचेस में जो काम कर रहे थे वो तो जयशंकर थे। जो पूरी डिप्लोमेसी, यूरोप को जवाब देना, यूरोप जो हम पे इतना प्रेशर कर रहा था, एक जो जयशंकर ने कहा था जितना हम एक महीने में रशिया से तेल खरीदता है, यूरोप उतना एक आधे दिन में खरीद लेता है तेल, राइट? तो फर्मली, पोलाइटली पुश बैक करना, अपना लॉजिक देना कि हम क्या कर रहे हैं। तो जयशंकर की भूमिका एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। देन उसके आगे नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे तो हमारे विनय क्वात्रा जो वहां एम्बेसडर है, वो बाय द वे सर्जियो गौर जो भारत में आए, इसको भी इनफैक्ट मैं कहता हूं इसको तो बुके भेजो भाई, इनको इन्होंने करा है, इनको अप्रिशिएट करो, रिलेशंस बनाओ। बट कमिंग बैक, जो पहले यूरोप की बात हो रही थी, देखिए डावोस में जो हुआ, मैं कहता हूं वो डावोस में डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप चल रहा था, डिवोर्स हो गया है यूरोप का अमेरिका से। क्यों हुआ है? अमेरिका, ट्रंप और इनके मागा सपोर्टर्स यूरोप को ये लोग कमजोर मानते हैं। ये कहते हैं कि यूरोप की जो सरकारें बहुत ज्यादा लिबरल हैं, यूरोप की सरकारें रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगाती हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस, एनवायरनमेंट इत्यादि को लेकर के बहुत लिबरल हैं। इस कारण ये लोग यूरोप से खफा हुए बैठे अमेरिका, राइट, कि अपना खर्चा नहीं करता है, हम पे डिपेंड करता है इत्यादि। तो यूरोप परेशानी में है, यूरोप परेशानी में रहेगा आने वाले वक्त में अमेरिका से, तभी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिवोर्स वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो दीज आर थिंग्स विच आर आउट देयर, जिसका हमें एडवांटेज भी लेना है। बट बात है कि को एग्जिस्टेंस है, जैसे अंशु जी भी कह रही हैं, प्रोफेसर भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ये जमाना है जियो और जीने दो का, जंग का नहीं है। परंतु अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कुछ देश जिनमें ज्यादा पावर है, एक तरह से दुनिया ना वापस जंगल की तरफ भी जा रही है। जो ट्रंप कर रहा है ना, अभी जो बात हो रही थी, लटनिंग ने बोला फ्राइडे तक फोन कर लो, नहीं तो ये इनका तरीका है, जैसे वॉल स्ट्रीट में डील्स करते हैं ना, ब्लफ करते हैं। आर्टिफिशियल डेडलाइंस, क्या जरूरत है इस फ्राइडे की डेडलाइन की? भाई आप 10 दिन बाद की कर दो। तो डेडलाइन बनाना, ब्लफ करना, मीडिया को इस्तेमाल करना, मीडिया में स्टोरीज प्लांट करना जो कि दूसरी पार्टी को जरा कमजोर कर दें या उसको हिला दें, तो ये सारी इनकी टेक्निक्स हैं जो समझ आती हैं, जो कर रहे हैं। परंतु कुछ फंडामेंटल चीजें हैं इनकी, जिसके चलते फिलहाल जो हो रहा है भारत के साथ, आई थिंक ऑफ कोर्स एडवांटेज है, नेचुरल अलाइज है, हम डेमोक्रेसी हैं दुनिया की सबसे बड़ी, हम इंग्लिश स्पीकिंग देश है काफी हद तक, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी यूरोपियन लीगल और अमेरिकन लीगल सिस्टम के अलाइनमेंट में है। चाइना का लीगल सिस्टम एकदम अलग है, रशिया को तो आप अलग रखिए। तो बहुत हमारा डायस्पोरा, इतना सारा डायस्पोरा हमारा अमेरिका में रहता है, इतना मेजर ब्रिज है, हमारा डायस्पोरा बड़ी परेशान हो रखे थे इस समय, क्योंकि ट्रंप को कैसे मैनेज करें, मैनेज क्या करें कि ट्रंप के साथ कैसे उनके विचारों को पलटाव करें टुवर्ड्स इंडिया। सो ओवरऑल बहुत बेनिफिट है हर जगह। एक और जो आप नंबर्स पूछ रही थी क्या फायदा है, इसको आप रिवर्स में ले लीजिए। अगर ये 50% टैरिफ हम पे लगे रहते, तो मेरा शायद मैंने पहले भी कहा था, 1% टैरिफ से हमें $1 बिलियन का नुकसान और करीब 1 लाख नौकरियों को नुकसान था, राइट। 50% रहते तो $50 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट कट जाता और 50 लाख नहीं तो 40 लाख नौकरियां जाती।